नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम जारवाल। मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। आज सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की छतियां ज्ञात करने का सूत्र। ट्रांसफार्मर की छतियां छतियां ज्ञात करने के लिए दो विधि हैं, एक ओपन सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले अपन देखते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ओपन सर्किट से ट्रांसफार्मर की लोड क्षति ज्ञात की जाती है। लोड क्षति ओपन सर्किट से ट्रांसफार्मर की लोड क्षति ज्ञात की जाती है और लोड क्षति को एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति दोनों को मिलाकर लोड क्षति बनती है। इसमें आ जाता है एडी करंट और हिस्टैरिसीस। ये दोनों लोड क्षति के अंदर आती है और लोड क्षति को ज्ञात करने का है ओपन सर्किट से अपन प्रैक्टिकल रूप में क्षति ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अपन को ट्रांसफार्मर की ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको खुला रखना है। ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग, इसके सीरीज में एक एम्पियर मीटर लगाना है। ये हो गया एम्पियर मीटर। इसके समांतर क्रम में वोल्टेज मीटर लगाना है। फिर इसके ये हो गया एनर्जी मीटर। यहां से इनपुट दी जाएगी, इनपुट सप्लाई। इस प्रैक्टिकल से अपन लोड क्षति ज्ञात कर सकते हैं। लोड क्षति के लिए अपन को एक एम्पियर मीटर की जरूरत है, एक वोल्ट मीटर की जरूरत है, एक एनर्जी मीटर की जरूरत है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग पर सीरीज में एम्पियर मीटर लगेगा, समांतर में वोल्ट मीटर और ये समांतर में एनर्जी मीटर लगेगा। ये दोनों सरों से अपन सप्लाई देंगे तो इन मीटरों के कैलकुलेट से जो निकल के आएगा वो आएगा लोड क्षति। लोड क्षति को ज्ञात करने का ये ओपन सर्किट सूत्र है। ओपन सर्किट से अपन लोड क्षति ज्ञात कर सकते हैं और लोड क्षति में एडी करंट और हिस्टैरिसीस क्षति आती है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से अपन तामर क्षति ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से अपन तामर क्षति ज्ञात कर सकते हैं। तामर क्षति के लिए अपन को ट्रांसफार्मर है, उसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इसके दोनों स्वरों को ध्यान से देखना, इन दोनों स्वरों को शॉर्ट करना है सेकेंडरी वाइंडिंग के। और फिर वही प्रक्रिया है, एक एम्पियर मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक एनर्जी मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये एनर्जी मीटर हो गया और इन दो सरों से इनपुट
शॉर्ट सर्किट से ताम्र क्षति ज्ञात की जाती है। ताम्र क्षति के लिए सीरीज में एम्पीयर मीटर लगेगा, समांतर में वोल्ट मीटर लगेगा, एनर्जी मीटर लगेगा समांतर में। तो इनके कैलकुलेटर से जो अपन को एनर्जी प्राप्त होगी उसको ताम्र क्षति बोलेंगे। ताम्र क्षति के लिए दोस्तों शॉर्ट सर्किट का उपयोग किया जाता है। अब परीक्षा में एग्जाम में पूछ लेता है शॉर्ट सर्किट से कौन सी क्षति ज्ञात की जाती है, तो अपन याद आ जाएगा कि ताम्र क्षति। पूछ लेगा ओपन सर्किट से कौन सी क्षति ज्ञात की जाती है, लोह क्षति। लोह क्षति की जगह इनका भी नाम ले सकता है एडी करंट हिस्टैरिसीस क्षति। तो दोस्तों इट्स सिंपल, बहुत ही साधारण है। ट्रांसफार्मर की क्षतियां ज्ञात करने के लिए दो प्रैक्टिकल काम में लिए जाते हैं, एक ओपन सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में ये है सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरे खुले रखने हैं, शॉर्ट सर्किट में सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों को शॉर्ट करना है। इस प्रकार हम दोनों क्षतियां ज्ञात कर सकते हैं और इससे ताम्र क्षति ज्ञात होती है, इससे लोह क्षति ज्ञात होती है। अब आता है ट्रांसफार्मर रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस सेकेंडरी वाइंडिंग से अपन उपयोग करते हैं लोड उपयोग करते हैं। तो लोड का मान बढ़ने पर इस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनलों का वोल्टेज घट जाएगा और यदि लोड कम करते हैं तो इन टर्मिनलों का वोल्टेज बढ़ जाएगा। इस घटने बढ़ने की प्रक्रिया को वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन जो अपन को सेकेंडरी वाइंडिंग को टर्मिनलों पे मिलेगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है VR, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में बराबर VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। दोस्तों इसको समझ लोगे कि वोल्टेज रेगुलेशन के VNL यानी कि जब लोड नहीं है तब सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर कितने वोल्टेज है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और लोड है उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर कितने वोल्टेज है, तो उसको बोलते हैं VFL। और NL में से VFL माइनस कर लेंगे, बटे में VFL का जो वोल्टेज वो लेके गुणा 100 करके जो आएगा वो आएगा VR परसेंटेज। इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। आप समझ गए होंगे वोल्टेज रेगुलेशन को किस प्रकार सूत्र से ज्ञात करते हैं। एग्जामिनर इस सूत्र को उठाकर ऑप्शन में रख देगा, आराम से पूछ लेगा वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र बताइए, तो आप आसानी से बता दोगे कि ये सूत्र है उसका VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। अब आता है ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण और ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में पहला है कोर के आधार पर, आउटपुट के आधार पर। आउटपुट के आधार पर एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब होता है कि जिस ट्रांसफार्मर से हमको वोल्टेज बढ़ाने उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जिससे वोल्टेज को हमें घटाना हो। जैसे
अपने पावर स्टेशन पर देखा होगा 33,000 वोल्टेज आती है ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर अपन को 11,000 वोल्टेज देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जैसे मान लें 11,000 वोल्टेज देते हैं और 33,000 वोल्टेज निकालते हैं, तो उसका मतलब हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का अधिक उपयोग होता है। स्टेप डाउन को वितरण में काम में लिया जाता है। वितरण का मतलब जो अपने घरों तक आ रही है, घरों में भी देखा होगा गांव में कि ट्रांसफार्मर है, उस पर 11,000 आती है और अपन को मिलती है 440 वोल्टेज। सिंगल फेज का है तो 240 वोल्टेज। तो वो क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप का उपयोग किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है पारेषण। सप्लाई, बड़ी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, जब बीच में वोल्टेज घट जाते हैं तो उसको पूर्ति करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये प्रसारण में किया जाता है और वितरण में अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक हो गया आउटपुट, दूसरा हो गया कोर के आधार पर। कोर के आधार पर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर एक तो आ गया क्रोड टाइप है। ये कैसा होता है? जैसे ये है, इसमें एक स्लॉट बन गई, यहाँ पर ये सप्लाई के लगा दिए, ये सेकेंडरी होगी, प्राइमरी होगी, इसको बोलते हैं क्रोड टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा आ गया सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में जैसे ये अंदर की क्रोड है, इसके ऊपर ये लगा दिया और इसको किसी ऊपर की पत्ती से जोड़कर इसमें सेकेंडरी लगा दिया। ये हो गया सेल प्रकार। एक होता है बेरी प्रकार। बेरी, ये दोस्तों सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। जैसे ऐसे ये इसकी कोर हो गई, ऐसे ये बेर टाइप हो गया, इधर चोंच है। अब इसमें एक पे ही सेकेंडरी और प्राइमरी एक पर ही लपेट दी जाती है, इसको बोलते हैं बेरी प्रकार। समझ गए होंगे? क्रोड टाइप चौकोर टाइप की होती है। सेल प्रकार के जो एक सेल की आकृति में होती है, वो कोर के लिए वो बोलते हैं सेल प्रकार। बेरी प्रकार जो बेर के आधार की होती है उसको बेरी प्रकार ट्रांसफार्मर। इस प्रकार कोर के आधार पर हो गया। अब आता है फेज के आधार पर। फेज के आधार पर एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर में एक ही कोर होती है जिसमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वाइंडिंग लगी होती है। जैसे अपने घरों में यूज किया जाता है वो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर। और थ्री फेज का ट्रांसफार्मर अपने जो थ्री फेज की मोटर वगैरह चलाने के काम में आता है, कल कारखानों में उपयोग होता है, वो होता है थ्री फेज का ट्रांसफार्मर। थ्री फेज का ट्रांसफार्मर दोस्तों इस प्रकार होता है। लपेटी जाती है। सेकेंड
ये तो प्राइमरी हो गई, और इसी पर सेकेंडरी हो गई। तो दोस्तों 3 फेज के ट्रांसफार्मर में अपने मोटर है जो हैवी उपकरण है उनको चलाने के लिए 3 फेज का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। 3 फेज के ट्रांसफार्मर के बाद है शीतलन के आधार पर। शीतलन के आधार पर, शीतलन के आधार पर, शीतलन के आधार पर है दोस्तों प्राकृतिक रूप से शीतलित। एक होता है प्राकृतिक रूप से शीतलित, प्राकृतिक रूप से शीतलित जो हवा वगैरह के द्वारा शीतलित होता है वो ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है तेल प्रकार से शीतलित। तेल द्वारा जो ठंडा किया जाता है अंदर के वाइंडिंग को, उसको बोलते हैं तेल द्वारा प्रकार का शीतलित, और ये ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है अपने घरों में। ट्रांसफार्मर अपने जो आस पड़ोस में सबसे ज्यादा तेल प्रकार द्वारा शीतलित होता है। एक होता है जल द्वारा, एक होता है पानी द्वारा। तो दोस्तों जल द्वारा भी शीतलित किया जाता है, जल द्वारा भी शीतलित किया जाता है और हवा द्वारा भी शीतलित किया जाता है, और तेल द्वारा भी प्राकृतिक रूप से भी शीतलित किया जाता है। तो उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है तेल द्वारा शीतलित। अपने यहाँ पर तेल द्वारा शीतलित उपयोग किए जाते हैं। अब आता है आउटपुट के आधार पर। आउटपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो अपने उपकरण की वोल्टेज धारा को नापने के काम आता है। इंस्ट्रूमेंट में होता है एक तो सीटी करंट ट्रांसफार्मर, एक पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को श्रेणी में लगाया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को समांतर में लगाया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसको स्टार्टर में उपयोग किया जाता है। क्योंकि आउटपुट के आधार पर एक होता है व्यापारिकता के आधार पर, व्यापारिकता के आधार पर, व्यापारिकता के आधार पर एक तो होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत सप्लाई उपयोग पारेषण और वितरण के लिए काम में लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने उपभोक्ताओं के लिए वितरण में काम में लिया जाता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो अपने घरों में यूज होता है, गांव में, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। एक होता है स्थापना के आधार पर। स्थापना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडोर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है
आउटडोर ट्रांसफार्मर। स्थापना के आधार पर इंडोर जो अंदर लगाया जाता हो किसी मकान बिल्डिंग के अंदर, एक होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर जो बाहर रखा जाता है ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास नहीं होते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर अपने उपभोक्ताओं के पास होते हैं। जो गाँव में घरेलू यूज में काम में लिया जाता है वो आउटडोर में है, और इंडोर का बड़े लेवल के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों स्थापना के आधार पर आप समझ गए आउटडोर ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंडोर ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब आपको समझना स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जैसे ये 3 कुंडलियां हैं, 3 फेज की 3 कुंडलियां हैं, इनका एक एक सिरा तो कॉमन कर दिया जाता है, मैंने ये कॉमन कर दिया, और तीनों सिरों पर सप्लाई दे दी जाती है। इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में धारा आई का मान बराबर होता है, तीनों पेजों में आई का मान बराबर होता है, यानी कि लाइन वोल्टेज IL बराबर IP, यानी कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। और स्टार कनेक्शन का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि एक एक सिरा कॉमन किया जाता है और तीनों सिरों पर सप्लाई दे दी जाती है, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। एक होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में जैसे ये तीनों कुंडलियां हैं ट्रांसफार्मर की, तो इनके एक एक सिरे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इन तीनों सिरों पर सप्लाई दे दी जाती है, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। एक सूत्र है तारा बराबर धारा, यानी कि तारा स्टार को बोलते हैं, तारा बराबर धारा, डेल्टा बराबर वोल्टा। यदि कोई पूछ ले कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो फेज वोल्टेज के बराबर होगा। और डेल्टा में पूछ ले वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन तारा और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग समझ गए कि किस तरीके से स्टार कनेक्शन होता है, किस तरीके से डेल्टा कनेक्शन होता है। धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ऑल पर क्लिक करना और सबसे ज्यादा प्यार दिखाओ। आपके लिए ITI की थोड़ी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और दोस्तों मेरे चैनल पर व्यूज बढ़ाओ, जो अपने सब्सक्राइबर हो सबसे ज्यादा करो, जिससे मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं। धन्यवाद।